पटना घोषणा के बाद शिमला समझौते की तैयारी हो रही है। शिमला की ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि पटना की तरह यहाँ पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। कन्वीनर कौन हो सकता है, सीटों को लेकर बंटवारा क्या है, कौन कौन सी पार्टियां अब गठबंधन में बनी रहेंगी। हालांकि पटना में भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, सभी ने कहा कि हम मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी भी थी, लेकिन उनके तेवर अब बिल्कुल अलग देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर शिमला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक अंतिम मुहर आपको लगती दिखाई दे सकती है, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा वो समझने जैसा है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि विपक्ष को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। बीजेपी के खिलाफ करीब 400 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा। हालांकि हमने पहले भी कई एनालिसिस में बात आपके सामने रखी है कि 400 सीटों पर तो एक आपसी समझ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है या कांग्रेस बीजेपी के आमने सामने की लड़ाई होती है, वो कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाए, तो बाकी सीटें जहां पर स्थानीय दल मजबूत हैं वहां पर कांग्रेस उनका समर्थन करती दिखाई देगी। महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये वो बहुत महत्वपूर्ण जगह दिखाई देती हैं। हालांकि प्रयास यही पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली के लिए भी किए जा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के रुख के बाद में इसमें खटास पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन जिन 400 सीटों की बात हो रही है, उन पर 12 जुलाई को जो शिमला में बैठक हो रही है, उसमें कोई ना कोई घोषणा या फैसला लिया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई जा रही हैं। इन सब के बावजूद विपक्ष में राहुल गांधी को छोड़कर कोई भी अन्य नेता आत्मविश्वास के साथ कहने की हालत में नहीं है कि 2024 में विपक्ष सत्ता में आ जाएगा। 3 सवाल हैं। एक, भाजपा के खिलाफ 400 सीटों पर एक ही उम्मीदवार रहा तो क्या मोदी की हार संभव है? 2, गठबंधन कागजों पर है या जमीन पर भी उतरा है? सिर्फ जैसा मायावती ने कहा कि हाथ मिलते रहना चाहिए, दिल मिले ना मिले। 3, सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा रही तो विपक्ष कैसे सरकार बना पाएगा? पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के संदर्भ में बात की जाए तो विपक्ष की रणनीति बहुत प्रभावी तो लगती है, लेकिन निर्णायक नहीं। भाजपा ने 46 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उधर विपक्ष ने 23 सीटों पर 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इनमें से कुछ पर विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ जीते थे, तो कुछ में कांग्रेस के खिलाफ, तो कुछ में विपक्ष बनाम विपक्ष के बीच मुकाबला रहा था। अब देखिए, दिलचस्प पहलू यह है कि पुराने आंकड़ों के आधार पर इस नई रणनीति को बनाया जा रहा है, यानी किसको कितने वोट मिले थे। और ये वोट कब मिले थे? जब जबरदस्त मोदी लहर देखने को मिली थी पिछली बार, और 300 का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पर पार कर गई थी, तो वो दौर अलग था। अब ये दौर भी देखना होगा। बहुत सारे राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि बीजेपी अंतिम समय पर बड़े दांव खेलने के लिए जानी जाती है। कुछ उसी तरह का माहौल, कुछ उसी तरह की लहर जो है एक बार फिर देखने को मिले तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो विपक्ष जब कोई रणनीति बनाती तो उसको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि वो कितना आगे रह पाते हैं बीजेपी से रणनीति के लिहाज में। जाहिर है कि कुल मिलाकर ऐसी 69 सीटों का गणित बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। भाजपा ने 105 सीटों पर 3 लाख के ज्यादा अंतर से जीत हासिल की थी। इनमें से आधे में उसका मुकाबला कांग्रेस से हुआ था। ऐसी सीटों की कुल संख्या 131 रही थी। भाजपा को 2014 में 31% और 2019 में 37% वोट मिले थे, और 2024 में 39% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो संयुक्त विपक्ष इन सीटों में सेंधमारी तो जरूर कर सकता है, लेकिन 3 लाख वोटों की दीवार गिरा नहीं सकता है। यानी यहां पर बहुत कड़ी चुनौती विपक्ष के सामने रहने वाली है। विपक्ष की नजर ऐसे में उन सीटों पर होनी चाहिए जहां भाजपा ने 2 लाख के अंतर से सीटें जीती थी। 2019 में ऐसी सीटों की संख्या कुल मिलाकर 236 थी। इसमें से भाजपा ने 164 सीटें जीती थी। यहां भी दिलचस्प आंकड़ा है कि इनमें से भाजपा ने 55 सीटें कांग्रेस के खिलाफ जीती थी। तो कहानी आकर अटकती है ऐसी सीटों पर जो भाजपा ने पिछली बार 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। यानी कहा जाए कि यहां पर मुकाबला था, यहां पर कड़ा मुकाबला कह सके। हालांकि 1 लाख का अंतर जो है वो भी कम नहीं होता है, लेकिन कई सीटें थी जहां 1 लाख के कम अंतर से जीते हैं। तो यहां पर विपक्ष जो है वो एक ही उम्मीदवार को उतार कर, क्योंकि वोट बढ़ जाता है जब 2 दल सामने होते हैं, तब कुछ समीकरण बदल सकते हैं। ऐसी सीटों की संख्या कितनी है? कुल 77 है। अगर विपक्ष पूरा जोर लगा दे तो यहां भाजपा को तगड़ी पटकनी दी जा सकती है। अगर विपक्ष इन 77 में से 60 सीटों को निकाल लेता है तो भाजपा 302 से घटकर 242 पर आ सकती है। हालांकि ये देखिए, ये पूर्वानुमान है, एनालिटिक्स का खेल है, आंकड़े हैं, और ये दिलचस्पी का विषय होते हैं कई लोग कि किस तरह से विपक्ष रणनीति बना रहा है। और विश्वास करिए कि जब बड़े बड़े राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को बनाते तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हैं। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक होना कितना जरूरी है। भाजपा ने पिछली बार यूपी में 20 सीटें 1 लाख के कम अंतर से जीती थी। यानी अगर अखिलेश,
कांग्रेस, जयंत चौधरी एक हो जाते तो यूपी में भाजपा की 20 सीटें कम हो जाने की गुंजाइश निकलती है। ये मैं कुछ एनालिसिस में आपके सामने रख चुका हूं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसके पास खोने को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और यहां पर वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है किसी भी तरह के समीकरण को बनाने में, यदि वो अखिलेश यादव को ज्यादातर सीटों पर आरएलडी के साथ साथ मिलाकर समर्थन करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है उत्तर प्रदेश में। यही समीकरण जो है मायावती, कांग्रेस और आरएलडी का भी बन सकता है और इस पर कई वरिष्ठ पत्रकार अपनी बातचीत हमारे साथ अमर उजाला पर बात करते हुए रख चुके हैं। उनका कहना है कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। यहां पर यह देखा जाता है कि आपका हित किस में है। तो राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य होने जा रहा है 2024 की रणनीति के लिहाज से। आप देखिए, बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत जहां लगा रही है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। आंकड़ों के हिसाब से ये आंकड़ेबाजी रोचक लग रही है, लेकिन भाजपा 2 बार से चुने जा रहे सांसदों का नए सिरे से सर्वे करा रही है, एंटी इनकम्बेंसी दूर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तैयारियों को भी देखना चाहिए। दूसरा सवाल है गठबंधन का। विपक्ष का कहना है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में मजबूत गठबंधन बन चुका है, दिखता भी है। इन राज्यों की कुल 142 सीटें, पुडुचेरी को भी मिला लीजिए इसमें, जहां विपक्ष का स्ट्राइक रेट 80% पार होना चाहिए अगर उसे सत्ता में आते दिखना है तो। उधर कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं। बात सही भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां उसे किसी अन्य विपक्षी दल का डर नहीं, कोई तीसरा फैक्टर नहीं दिखाई पड़ता। आम आदमी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ हद तक और गुजरात में कुछ हद तक जो है वो अपना दांव खेल सकती है। आपका डर गुजरात में तो है ही, क्योंकि वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब इन चुनाव में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर भी विपक्ष की नजर रहेगी। इन राज्यों में कुल मिलाकर 130 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी पिछली बार 122 सीटें जीती थी, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। यहां कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 130 में से 122 सीटें, अब बीजेपी को यह प्रदर्शन दोहराना यह अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप ऐसे समझ लीजिए कि कर्नाटक में, हिमाचल में जबरदस्त बम्पर जीत बीजेपी को मिली, हर तमाम राज्यों में जहां बीजेपी का प्रभाव है वहां मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने किया था। हालांकि उससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। और सभी राज्यों में, ये जितने चारों राज्य मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर सत्ता जो है वो दूर दिखी थी। और कर्नाटक में फिर बाद में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही। और फिर इसी तरह से मध्य प्रदेश में आपने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ गई थी। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकारें चलती रहीं कांग्रेस की। अब राजस्थान में एक अलग उठापटक देखने को मिल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस अपने इस प्रदर्शन को लोकसभा चुनाव में बरकरार नहीं रख पाई थी। इस बार की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली होगी, क्योंकि बीजेपी की जीत पिछली बार बहुत बड़ी थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने दम पर इन राज्यों में जहां पर सीधा मुकाबला उसका बीजेपी से हो रहा है कैसा प्रदर्शन करती है। तीसरी बात, तीसरी श्रेणी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की है, जहां कुल सीटें कितनी हैं? 142। सारा पेच यहीं आकर फंसा हुआ है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के पाले में गेंद है। दरअसल सारी कुर्बानी यहीं दिखाई जानी है और एकता नहीं हुई तो सारा रायता भी यहीं फैलना है। कहा जाता है कि अगर विपक्षी एकजुटता को दिखाना है तो फिर विपक्ष को सचमुच में पूरे तरीके से साथ में आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव, राजनीति बीजेपी के खिलाफ है। इसके बावजूद कांग्रेस के खिलाफ भी ये लोग दिखाई देते हैं, यानी एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस मोर्चे की ज्यादा हिमायत कर। अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्षी एकजुटता या यूपीए एनडीए वाला मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। पोस्ट पोल अलायंस कुछ हो सकते हैं, ये थोड़ा समझने जैसी बात है। अब उदाहरण के लिए कि आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है वाम दलों के साथ में मिलकर, बीजेपी भी लड़ रही है और तृणमूल कांग्रेस भी लड़ रही है। सीटों का बंटवारा किन के बीच होगा? बीजेपी बनाम सारे के सारे हो जाएगा। तो यहां पर इस 3 धड़ों में बंटने की वजह से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी अगर कोई समीकरण, हालांकि उत्तर प्रदेश उतना मुश्किल नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पर पंजाब में तो ये स्थिति बनना ही बनना है।
और देखिए पंजाब में या आम आदमी पार्टी का जहां भी प्रभाव है, मैंने पहले भी गुजरात चुनाव के दौरान ये एनालिसिस रखी थी, तब ये नतीजे नहीं आए थे, बस माहौल देखने को मिल रहा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े होते तो गुजरात के नतीजे बिल्कुल अलग होते, लेकिन जब दोनों आमने सामने लड़े और बीजेपी के सामने लड़ रहे थे, वोट बढ़ गए, तो आपने देखा क्या हुआ, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। तो यदि विपक्ष आपस में लड़ता हुआ दिखाई देगा इन जगहों पर, तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिल जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ये सचमुच में आपसी समीकरण बनाने में कामयाब होते हैं, शिमला में कोई समझौता होता है, किसी फॉर्मूले पर ये अडिग रहते हैं, तो फिर कह सकते हैं कि बीजेपी की राह 2024 में मुश्किल हो सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।